आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डॉक्टर मकाओ उसुई के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और डॉक्टर मकाओ उसुई का जो रेकी के अंदर योगदान रहा है उसके बारे में भी हम सब जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मकाओ उसुई के जीवन परिचय के बारे में। डॉक्टर मकाओ उसुई पेशे से एक टीचर थे और जापान के कयाटो में वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। और कयाटो में 1801 में डॉक्टर मकाओ उसुई का जन्म हुआ था। उनके पिता बौद्ध थे और कॉलेज में जिस कॉलेज में डॉक्टर मकाओ उसुई पढ़ाते थे वहाँ पर धार्मिक सेशन भी होते थे। एक दिन ऐसे ही धार्मिक शिक्षा के सेशन में डॉक्टर मकाओ उसुई से उनके एक छात्र ने पूछा कि गुरुजी, क्या किसी को टच करने से हीलिंग भी हो जाती है? इसके बारे में उन्होंने सुना था। तो डॉक्टर मकाओ उसुई ने कहा, हाँ ये हकीकत है, इस प्रकार से हो सकता है। तब छात्र ने कहा, सर हम भी ये सीखना चाहते हैं ताकि हम और लोगों की और अपनी हीलिंग कर सकें और दूसरे लोगों की मदद भी कर सकें। हम अपनी ज़िंदगी लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित करना चाहते हैं। इस प्रकार से छात्र ने कहा, हमें आप कृपया करके ये सिखाओ। तो डॉक्टर मकाओ उसुई ने कुछ देर सोचा और फिर उन्होंने कहा, मेरे प्यारे छात्रों, तुमने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं तुम्हें सिखा कैसे सकता हूँ? मुझे अभी इसके बारे में ज्ञान नहीं है और बहुत से महान लोग हुए हैं जिन्होंने इस अंदाज में हीलिंग की है। भगवान बुद्ध भी उनमें से एक हैं और भगवान बुद्ध ने भी इस प्रकार से हीलिंग की है। इसके बारे में डॉक्टर मकाओ उसुई को पता था। तो डॉक्टर मकाओ उसुई ने कहा कि हो सकता है कि कयाटो के मठ में जो उनके बौद्ध भिक्षुक मित्र थे वो इसके बारे में जानते हो, तो वो उनसे इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद में डॉक्टर मकाओ उसुई बौद्ध मठ चले गए कयाटो में, लेकिन वहाँ बौद्ध भिक्षु से पूछने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाया। फिर वो लौटकर कॉलेज आए और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उनके पास में इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। छात्रों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर मकाओ उसुई नहीं माने। डॉक्टर मकाओ उसुई अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर वहीं से निकल पड़े थे। दुनिया भर में डॉक्टर मकाओ उसुई घूमते रहे, लेकिन इस बात का कोई हल नहीं निकला। फिर डॉक्टर मकाओ उसुई हिंदुस्तान आए और डॉक्टर मकाओ उसुई ने सोचा कि ये तो भगवान बुद्ध का ही जन्मस्थली है और बुद्ध धर्म के सारे पवित्र ग्रंथ यहीं पर उपलब्ध हैं, तो क्यों न मैं यहाँ कुछ खोज करूँ। उन्होंने बड़ी लगन से संस्कृत भाषा सीखी। अपना खर्चा चलाने के लिए वो ट्रांसलेशन का काम भी करते थे भारत में। और यहाँ से फिर डॉक्टर मकाओ उसुई तिब्बत चले गए और वहाँ से उनको लोटस सूत्र का ज्ञान मिला। फिर लौटकर वापस भारत आए। वहाँ डॉक्टर मकाओ उसुई ने भारत में आने के बाद में अथर्ववेद के बारे में पढ़ा और कुछ श्लोकों का ज्ञान प्राप्त किया। इन्हीं श्लोकों से उनकी यात्रा आगे बढ़ी। इन रहस्यमय सूत्रों को लेकर फिर डॉक्टर मकाओ उसुई जापान चले गए। अब सूत्र उनके पास में थे, लेकिन इन्हें प्रयोग कैसे करना है ये एक बड़ी समस्या थी डॉक्टर मकाओ उसुई के सामने। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर डॉक्टर मकाओ उसुई कुरियामा पर्वत की तरफ चल दिए। वहाँ उन्हें एक गुफा मिली। उस गुफा में 21 दिन की साधना का संकल्प लेकर डॉक्टर मकाओ उसुई बैठ गए। धीरे धीरे वह अपने शरीर से दूर होने लगे। उनकी चेतना एक अलग स्तर पर चली गई थी, लेकिन वह नहीं मिला जिसकी उनको तलाश थी। आखिर 21वीं रात भी आ गई और कुछ घंटे में ही सुबह होने वाली थी। डॉक्टर मकाओ उसुई बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ अलग किस्म का अनुभव डॉक्टर साहब को हो रहा था। उनका अहम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। शरीर के तरफ जो एहसास थे वो ख़त्म होते जा रहे थे डॉक्टर मकाओ उसुई के, और वो अपने अंदर की तरफ के एहसास करते जा रहे थे। अंदर के डॉक्टर मकाओ उसुई के अनुभव बढ़ते जा रहे थे। उनकी चेतना जागृत होती जा रही थी। फिर उसके बाद में गहरी साधना करते हुए डॉक्टर मकाओ उसुई बेहोश हो गए। उस समय उनको एक अद्भुत प्रकाश के दर्शन हुए। इन्हीं क्षणों में
उन श्लोकों का अर्थ जो उन्होंने पढ़ा था वो खुलने लगा। उनका अर्थ इस प्रकार से था, भूलो मत, याद रखो। ये शब्द उनके कानों में बार बार गूंजने लगे। अगले दिन जब डॉक्टर मकाउसी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि सूरज बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है। हालांकि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। पहाड़ के ऊपर थे डॉक्टर मकाउसी और वो सुबह थोड़ी सी गर्म थी। फिर डॉक्टर मकाउसी दौड़ते दौड़ते कुरियामा पर्वत से नीचे की तरफ आने लगे। भागते हुए उनके पैर का नखून, जो पैर के अंगूठे का नखून था, वो टूट गया और उससे खून बहने लगा। उन्होंने उस पर हाथ लगाया और नखून जो था उसके ऊपर हीलिंग होने लगी। उनको आराम होने लगा और धीरे धीरे वो ठीक हो गया थोड़ी देर में ही। ये डॉक्टर मकाउसुई का पहला अनुभव था। फिर तो डॉक्टर मकाउसुई ने रेकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति की और बहुत सारे लोगों को रेकी के बारे में बताया और समझाया, और दुनिया भर के प्रयोग डॉक्टर मकाउसुई ने रेकी के क्षेत्र में किए। तो इस प्रकार से हमने डॉक्टर मकाउसुई के बारे में जाना कि किस तरह से डॉक्टर मकाउसुई ने रेकी के क्षेत्र में अपना योगदान किया, किस दिनों की उन्होंने साधना की। डॉक्टर मकाउसुई भारत के अंदर आए और उन्होंने वेदों का ज्ञान, संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, और इस तरह से गहरी साधना के बाद में डॉक्टर मकाउसुई रेकी के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए और रेकी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उन्होंने इसको जन जन तक पहुंचाया। वैसे तो रेकी का जन्म भारत के अंदर ही हुआ था, स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से। वेदों में इसके बारे में बताया गया है, भगवान बुद्ध के लोटस सूत्र के अंदर भी इसके बारे में बताया गया है। पर डॉक्टर मकाउसुई ने इसकी दोबारा खोज की और जन जन तक इसको पहुँचाया। तो आज इस चर्चा को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।